नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नवीन सर का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं उसका रिवीजन सुपर फास्ट रिवीजन करवाएंगे। तो अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए हैंड रिटन नोट तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केरल शास्त्रीय नृत्य है। केरल जो है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। ठीक है, कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है जो कि मार्शल आर्ट और श्रृंगार मुखौटा द्वारा प्रतिष्ठित है। ठीक है, आकाश तत्व प्रतीक है। कथकली का आकाश तत्व प्रतीक है। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली, कथकली जो है इसके कला में 5 रूप हैं। इसके कला के 5 रूप हैं। जो पहला है लिटरेचर है, पेंटिंग है, डांस है, म्यूजिक है, एक्टिंग है। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरत मुनि की नाट्यशास्त्र से लिया गया है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है, 2000 वर्ष पुराना है। मोहिनीअट्टम केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कथकली केरल का है। कथक यूपी का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। सत्रिया असम का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है जो कि कृष्णा जिले से लिया गया है कुचिपुड़ी। उसके बाद में यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है जो कि 500 वर्ष पुराना है। श्रीमद शंकर देव ने इसको बनाया था। अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। ठीक है। साउथ में का कितने क्लासिकल डांस है, 4 हैं। नॉर्थ ईस्ट के 2 हैं। साउथ ईस्ट के 1 हैं जो कि उड़ीसी है। नॉर्थ का है 1 है जो कि कथक है। ठीक है। अर्धशास्त्रीय नृत्य जो कि छऊ है 3 राज्य में है। कौन कौन सा है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है। सरायकेला छऊ झारखंड का है। पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है। लिम, जिसको नूरा लिम भी कह सकते हैं, लिम और नूरा लिम नागालैंड का नृत्य है। नागालैंड के और कौन कौन से नृत्य है चलिए देख लेते हैं। चोंग है, रेगमा है, मोडसे है, बांस है, जेलियांग है, सदल केनई है। मिजोरम का कौन कौन सा नृत्य है। खुल्लम है, चैलम है, खानटम है। उड़ीसी जो है, उड़ीसा का कौन कौन सा नृत्य है। गोटीपुआ है, पैंका है। अरुणाचल प्रदेश का है वांचो है और पासी है। जाटिन और विदेशिया बिहार का नृत्य है। पंडवानी सुआ छत्तीसगढ़ का डांस है। रणमालो मांडो गोवा का डांस है। हल्लीसा का टिप्पड़ी गुजरात का डांस है। लांबी वीर गासे कर्नाटक का डांस है। क्वेश्चन नंबर 3, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को 1988 में भारत रत्न दिया गया था। फर्स्ट भारतीय गायिका भारत रत्न प्राप्त करने वाली एम एस सुब्बुलक्ष्मी हैं। इनको पद्म विभूषण जो है 1975 में मिला था और रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1974 में दिया गया था। यूएन में प्रदर्शन करने पे 1966 इन्होंने यूएन में प्रदर्शन कब किया था। 1966 में यूएन में प्रदर्शन किया था। पंडित रविशंकर को 1999 में भारत रत्न दिया गया था और बिस्मिल्लाह खान को 2001 में दिया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। जो पंडित रविशंकर हैं सबसे पहले ग्रैमी इन्हीं को मिला था 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए इनको दिया गया था। ठीक है। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण 2003 में दिया गया था। आइए जो हमारे अवार्ड हैं, पद्म अवार्ड हैं, उसको सीरियल वाइज देख लेते हैं। पहला पे है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, फिर चौथे पे है पद्मश्री। ग्रैमी अवार्ड 2024 में जाकिर हुसैन को दिया गया था। उसके बाद में पद्म भूषण 2002 में इनको दिया गया था। आर डी बर्मन पंचम दा के नाम से इनको जानते हैं, एक म्यूजिशियन हैं। ए आर रहमान
मोजार्ट ऑफ मद्रास बोलते हैं इनको। 2009 में ऑस्कर इनको दिया गया है जय हो सॉन्ग के लिए। फर्स्ट ग्रैमी 2010 में तन्वी शाह को दिया गया है, जो कि फीमेल में तन्वी शाह को जो है इनको दिया गया है फर्स्ट ग्रैमी 2010 में। बेटन कप, बेटन कप के बारे में क्वेश्चन नंबर 4। बेटन कप 1895 का बेटन कप है। हॉकी का सबसे पुराना प्रतियोगिता भारत की बेटन कप ही है। हॉकी का मैच कितने मिनट का होता है? हॉकी का मैच 60 मिनट का होता है, जो कि 15-15 मिनट में 4 भाग में डिवाइड होता है। पहले 15 और 15 मिनट के बीच 2 मिनट का ब्रेक होता है, दूसरे 15 और 15 मिनट के बीच 2 मिनट का ब्रेक होता है। उसके बाद में बीच में 30 मिनट के बाद जो है 15 मिनट का एक ब्रेक होता है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं। भारत ने ओलंपिक में कितने गोल्ड जीते हैं? भारत ने हॉकी ओलंपिक में 8 गोल्ड जीते हैं। जब कब जीता है यहाँ पे देख लेते हैं। 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, 1932 में, 1936 में, 1948 में, 1952 में, 1956 में, 1964 में, उसके बाद में 1980 में मॉस्को लास्ट गोल्ड यहीं पे जीता था। तब से अभी तक कोई गोल्ड भारत ने नहीं जीता है। हॉकी का वर्ल्ड कप, हॉकी के वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में बार्सिलोना में हुआ है। 1973 में दूसरा होता है। 1975 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था, जो कि उसके बाद तब से भारत ने एक ही वर्ल्ड कप जीता है। इसके कैप्टन अजीत पाल सिंह थे। पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 1928 में होती है। हॉकी का सबसे पुराना कप 1885 का कोलकाता क्लब है। हॉकी का सबसे पुराना क्लब कौन सा है? 1885 का है कोलकाता क्लब। 5वां क्वेश्चन है कबड्डी की शैलियाँ। कबड्डी के 4 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? संजीवनी है, अमर है, हुतुतु है, गामिनी है। मैच, कबड्डी का मैच मेल के लिए देख लेते हैं कितने मिनट का होता है। मेल के लिए 40 मिनट का होता है, जो कि 20-20 मिनट का 5 मिनट के बीच में ब्रेक मिलता है। ठीक है। फीमेल के लिए 30 मिनट का होता है, 15-15 मिनट का 5 मिनट बीच में ब्रेक मिलता है। कबड्डी का मैदान जो है मेल के लिए 13x10 मीटर का होता है और फीमेल के लिए 12x8 मीटर का होता है। उसके बाद कबड्डी का मैदान यहाँ पे देख लीजिए आप, इस प्रकार से है। पीडीएफ में आप लोग देख लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे 6.5 मीटर का मतलब डिवाइड होता है। उसके बाद में इसको बोक लाइन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसको बोक लाइन बोलते हैं, इसको मिड लाइन बोलते हैं, ये जो बीच में है इसको बोनस लाइन बोलते हैं, जो लास्ट में इसको एंड लाइन बोलते हैं। उसके बाद में बोक लाइन एंड मिड लाइन के बीच में 3.75 मीटर का गैप होता है। और उसके बाद में बोक लाइन और बोनस लाइन के बीच में 1 मीटर का गैप होता है। और उसके बाद में बोनस लाइन और एंड लाइन के बीच में 1.75 मीटर का गैप होता है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। एंड लाइन से बोक लाइन की दूरी 2.75 मीटर है। एंड लाइन से बोक लाइन की दूरी कितनी है? 2.75 मीटर। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। 5 खिलाड़ी एक्स्ट्रा लेकर जाते हैं। प्रो कबड्डी लीग कब शुरू हुआ था? 2014 से। रेड टाइम कितना है कबड्डी का? 30 सेकंड रेड कर सकते हैं। उसके बाद में इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ पे है कबड्डी का? जयपुर में। 2004 में बना था। अनडिस्प्यूटेड जो है ट्रूथ है किसकी आत्मकथा है? माइक टायसन की आत्मकथा है, जो कि यूएसए के प्लेयर हैं। फास्टर देन लाइटनिंग उसेन बोल्ट की है, बुक का नाम है। मोमेंट्स किसकी बुक का नाम है? CR7 जिसको बोलते हैं रोनाल्डो की बुक का नाम है मोमेंट्स। अनस्टॉपेबल मारिया शारापोवा की बुक का नाम है। सर्व टू विन नोवाक जोकोविक की बुक का नाम है। बोथ फिट ऑन द ग्राउंड डेविड बेकहम की बुक का नाम है। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की बुक का नाम है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ भारतीयों की बुक का नाम देख लेते हैं। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की बुक है। बिलीव सुरेश रैना की बुक है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ सौरभ गांगुली की बुक है। मकर संक्रांति जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है। स्नान एंड दान
फेस्टिवल भी इसको बोलते हैं। जो केरल में इसे मकर विलक्कू कहते हैं, जो कि सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है भगवान अयप्पा के लिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इसे माघ साजी कहते हैं, असम में इसे माघ बिहू कहते हैं, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली में मकर संक्रांति ही कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में खिचड़ी भी कहते हैं, ठीक है, मकर संक्रांति को। पंजाब में लोहड़ी कहते हैं। उत्तरायण इंटरनेशनल पतंग उत्सव गुजरात का है। एलू पिरोदू कर्नाटक का है। पोंगल तमिलनाडु का है। पोंगल चार दिन मनाया जाता है। भोंगी पोंगल इंद्र जी की पूजा होती है। सूर्य पोंगल में सूर्य की पूजा होती है। मट्टू पोंगल में बैल की पूजा होती है। कानूम पोंगल में कन्या की पूजा होती है। माघी संक्रांति बिहार में मनाया जाता है। पेड़ा पेडुंगा आंध्र प्रदेश में। पाना संक्रांति उड़ीसा में मनाया जाता है। आइए प्रस्तावना देख लेते हैं पॉलिटी पे। प्रस्तावना में क्या क्या लिखा है? संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना जो है यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना का मसौदा किसने बनाया था? प्रस्तावना का मसौदा नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। प्रस्तावना में न्याय कितने बार लिखा है? न्याय की संख्या 3 है। स्वतंत्रता 5 है। समता 2 है। अखंडता जो है, प्रस्तावना में अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। 9वां क्वेश्चन है 9 राज्यों का गठन। 9 राज्यों का गठन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन, हरियाणा का गठन 1 नवंबर सन 1966 को हरियाणा का गठन होता है। उत्तराखंड का 9 नवंबर सन 2000 को। तेलंगाना का गठन 2 जनवरी 2014 को। झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 को होता है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का गठन 21 जनवरी 1972 को होता है। आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। नागरिकता प्राप्त करने की तरीके कौन कौन से हैं भारत का नागरिक बनने के लिए? निवास स्थान, वंश के आधार पर, पंजीकरण, प्राकृतिकरण के आधार पर, क्षेत्र को शामिल करके, ठीक है, नागरिकता आपको मिल सकता है। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता में कितने बार संशोधन अभी तक हुआ है? 6 बार संशोधन हुआ है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आता है। पारित 11 दिसंबर सन 2019 को होता है। लागू 10 जनवरी सन 2020 को होता है। नागरिकता भाग 2। नागरिकता जो है भाग 2 में है। अनुच्छेद 5 से 11, टोटल अनुच्छेद 7 अनुच्छेद टोटल है नागरिकता के लिए। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, आर्टिकल 11 के अनुसार। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। अरब वासियों के भारत पर आक्रमण अब देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन, अरब वासियों का भारत पर आक्रमण। मुख्य कारण क्या थे? धन दौलत लूटना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। 711 में पहले बार अबेदुल्ला आया था, उसके बाद में बुदैल आया था, ठीक है, जिसको राजा दाहिर ने हरा दिया था, मतलब खदेड़ दिया था भारत से। उसके बाद में आता है 712 में कासिम आता है। जब राजा दाहिर कमज़ोर हो जाते हैं उसके बाद में कासिम आता है। कासिम जो है राजा दाहिर को हरा देता है। उसके बाद सिंध पर जजिया कर लगा देता है। फर्स्ट अरब आक्रमणकारी यही था, कासिम। आक्रमण भारत पर देख ले, आक्रमण का क्रम क्या है देखिए। पहले ईरानियों का आक्रमण हुआ, फिर यूनानी, फिर इंडो ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर पहलो आए, फिर कुषाण आए, फिर अरब आए, फिर तुर्क आए, ठीक है। इस प्रकार से आक्रमण का क्रम है भारत पर। तराइन की लड़ाई फर्स्ट 1191 में लड़ी गई थी। मोहम्मद गौरी के आक्रमण देख लेते हैं भारत पर। पहले बार 1175 में मुल्तान पर आक्रमण किया, ठीक है, मुल्तान को जीत लिया। फिर 1178 में पाटन गुजरात पर आक्रमण किया। सोलंकी वंश थे वहाँ पे। इसके शासक कौन थे? भीमदेव थे। इनकी माता का नाम क्या था? नायिका देवी था। नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को नपुंसक बना के खदेड़ दिया भारत से। उसके बाद में 1191 में दोबारा आता है। तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है पृथ्वीराज थर्ड से, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड विजयी होते हैं। फिर 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध होता है पृथ्वीराज थर्ड से। पृथ्वीराज थर्ड हार जाते हैं। फिर
1194 में चंदावर का वार होता है जयचंद vs गौरी के बीच। जयचंद कन्नौज गढ़वाल के शासक थे। आते हैं दिल्ली सल्तनत, थोड़ा देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का वंश पहले हैं गुलाब वंश जिसका काल है 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, सैयद वंश 1414 से 1451 तक, लोदी वंश 1451 से 1526 तक। गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक था, जिसको इसका काल है 1206 से 1210 तक। लाख बख्श और पील बख्श इसको कहते थे। इसकी राजधानी ऐबक की राजधानी लाहौर थी। मौत इसका कैसे हुआ था? पोलो खेलते हुए इसका मौत हुआ था। ठीक है। उसके बाद में खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खां, लोदी वंश का बहलोल लोदी संस्थापक था। सबसे ज़्यादा टाइम तुगलक का था, तुगलक ने शासन किया था, और सबसे कम टाइम खिलजियों ने शासन किया था भारत पर। आते हैं इल्तुमिश जो है 1211 से 1236 तक इसका काल है। चांदी का सिक्का जिसके टंका और तांबे का सिक्का जीतल प्रचलित किया था। इल्तुमिश ने दासों की आधिकारिक कुलीनता को चालीसा के रूप में स्थापित किया था। इसकी राजधानी थी इल्तुमिश की दिल्ली। 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया था, और कोयत उल इस्लाम मस्जिद जो है इसको भी ऐबक ने ही बनवाया था। इल्तुमिश जो है तुर्क ए चहलगानी 40 तुर्क सरदार का एक तुर्क ए चहलगानी बनाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का काल है। इल्तुमिश की बेटी हैं रजिया सुल्तान। इसके समय किसने विद्रोह किया था? अल्तुनिया ने, जो कि तबर हिंद भटिंडा पंजाब में था। जब रजिया सुल्तान वहाँ जाती हैं तो इसने कैद कर लिया था। जब कैद कर लिया उसके बाद में रजिया सुल्तान का प्रेमी कौन था? याकूत खान था। रजिया सुल्तान को कहाँ कैद किया था? किला मुबारक में। इसको ध्यान रखिएगा, किला मुबारक में रजिया सुल्तान को कैद किया था। उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? बहराम शाह, जो कि 1240 से 1242 तक। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ कहाँ से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। मिजोरम का कर्क पॉइंट क्या है? चंपाई। त्रिपुरा का उदयपुर, पश्चिम बंगाल का कृष्णानागर, राजस्थान का कालिंजर, गुजरात का जसदड़, मध्य प्रदेश का शाजापुर, छत्तीसगढ़ का सोनहट, झारखंड का लोहरदगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। कर्क रेखा कितनों देशों से गुजरती है? कर्क रेखा जो है 17 देशों से गुजरती है। कितने महाद्वीप से? 3 महाद्वीप से गुजरती है। कितने जल निकाय से? 6 जल निकाय से गुजरती है कर्क रेखा। सबसे नज़दीकी राजधानी कर्क रेखा की रांची झारखंड में है। सबसे दूर राजधानी कौन सी है? जयपुर राजस्थान की है। सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरती है 24 डिग्री नॉर्थ। 24 डिग्री नॉर्थ जो है सबसे ज़्यादा राज्यों से गुजरती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, जो कि 1884 में स्थापना हुआ था इसका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। 5 राज्य से गुजरती है भारत की मानक देशांतर रेखा। यूपी से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से। भारत का बायोस्फीयर रिजर्व कुल कितने हैं? भारत में बायोस्फीयर रिजर्व 18 हैं। पहला कौन सा है? नीलगिरी 1986 में बना था। मैन एंड बायोस्फीयर 11 ठो शामिल हैं। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ गुजरात में है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रूगढ़ सैखोवा असम में स्थित है। पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार तमिलनाडु में है। 18वां क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय उद्यान साइलेंट वैली केरल में है। बांधवगढ़ राजस्थान में है। पिन वैली
हिमाचल प्रदेश में है। फ्लावर वैली उत्तराखंड में है। नुब्रा लद्दाख में है। कंबल तमिलनाडु में है। केजुडू नागालैंड में है। स्पीति बसपा सांगला हिमाचल प्रदेश में है। सिलिकॉन बेंगलुरु में है। अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है? कृषि आता है, पशुपालन आता है, वानिकी आता है, मत्स्य पालन आता है। सेकेंडरी क्षेत्र में विनिर्माण जैसे जूते बनाना। और उसके बाद में तीसरे क्षेत्र में क्या क्या आता है? सेवा क्षेत्र है तीसरा क्षेत्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा जीडीपी आता है तीसरे क्षेत्र से। बैंक्स है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है तृतीय क्षेत्र से, मतलब बैंक है, हॉस्पिटल है, एजुकेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रेड है, होटल है, इसमें आता है। सेवा क्षेत्र में ही आता है, सबसे ज़्यादा जीडीपी इसी से आता है। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को किस आधार पर निजी और सार्वजनिक में बांटा गया है? उद्यमों की स्वामित्व पर। तो आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।